नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। मैंने कल रात को एक वीडियो डाली थी एनटीपीसी की, वो थी ग्रेजुएट वाली, है ना। तो आप उसको जाकर के ज़रूर एक बार विजिट कर लें। और यहाँ पर मैं आपको पेन ले लूँ, फिर ज़रा समझाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा। मैंने एनटीपीसी जो ग्रेजुएट है ना, उसकी वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ठीक। और ये वाली जो वीडियो है, ये है आपकी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाली, ठीक है। तो इस पर अपन इसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई देखिए, अगर आप 12वीं पास है, इसे 12वीं पास वाले भर सकते हैं, मैं पहले बता दूं, है ना। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए ही है ना। तो ये आपके 12th बेस पर होगा, है ना। अगर आप टाइपिस्ट वाली बहुत सारी इसमें जॉब निकली हैं तो वो भरना चाहते हैं, तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए, है ना। टाइपिंग मस्ट है। टाइपिंग जो है वो आपकी हिंदी में भी मांगी, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक में होनी चाहिए। अगर हिंदी में हुई तो 25 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार चाहिए, इंग्लिश में हुई तो 30 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार चाहिए। जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर के 33 साल तक का रखा गया है, ठीक है ना। ये मैं और डिटेल में बताऊंगा, अभी इसमें मत परेशान होइएगा। फीस स्ट्रक्चर जरूर समझ लीजिए, ध्यान से देखिए ज़रा। जो आपकी ये फीस ले रहे हैं वो 500 रुपये ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं 500? और 500 में से ना क्या होगा कि आपको जो है 400 रुपये, ठीक है, ये आपको रिफंड आ जाएगा, ठीक है। कब? जब आप अपियर हो जाएंगे, है ना, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, यानी सीबीटी में अगर आप अपियर हो गए तो 500 में से 400 आपको रिफंड हो जाएंगे। अब रिफंड कैसे होंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बैंक डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है ना। तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब ये 500 रुपये किस किस को लग रहा है? तो ये 500 रुपये लग रहा है आपके जनरल वाले को, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, और आपके ओबीसी को। ओबीसी में सीएल, एनसीएल, सीएल दोनों के लिए लग रहे हैं ना, दोनों इसी में आ जाएंगे। क्लियर है कहानी? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस होता है और ये ओबीसी होता है। अब इसके बाद आप देखोगे कि 250 रुपये की फीस, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। ये जो 250 रुपये की फीस है, ठीक है, ये ली जा रही है अपने SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दिव्यांगजनों से, है ना। एक्स सर्विसमैन से ली जा रही है। एक्स सर्विसमैन से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा उनका, है ना। इनके लिए, बाकियों के लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट है। पीडब्ल्यूडी के लिए आपको मालूम है उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट लगता है। इसमें महिलाएं भी आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें एक और कैटेगरी आती है ईबीसी, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। ध्यान सुनिएगा, ईबीसी को ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ध्यान सुनिए, ये जो ईडब्ल्यूएस है यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ये ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लास, ये दोनों ऐसी कैटेगरी हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है सीट का, ठीक है ना। इनको रिजर्वेशन सीट का मिलता है। वहीं ये जो ईबीसी कैटेगरी है, इसको रिजर्वेशन सीट का नहीं मिलता है ना, नो रिजर्वेशन फॉर सीट। ध्यान रखना, इसको सीट का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन फीस का कंसेशन मिलता है। तो फीस का कंसेशन आप देख रहे हो सामने, है ना। इनको 500 नहीं लग रहा है, इनको 250 रुपये लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 250 के 250 पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे, जितनी कैटेगरी मैंने बताई सबको। और कंडीशन वही है कि आपको जो पहला सीबीटी है, अगर आप उसमें सिर्फ चले गए, पेपर देने ही चले गए, तो आपको रिफंड हो जाएगा। तो उससे लिए आपको बैंक डिटेल्स इसमें देनी पड़ेंगी। क्या समझ में आ गया जो मैंने आपसे कहा? बहुत बढ़िया। अब एक बात और सुनना, अगर SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन, इनमें से कोई भी अगर जनरल कैटेगरी की कोई पोस्ट भरता है, मतलब जैसे मान लीजिए, क्या जनरल कैटेगरी मतलब वो ओपन पोस्ट होती है, उसमें कोई भी कैटेगरी फॉर्म फिल कर सकती है, लेकिन फिर ये हो जाता है कि आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कोई कंसेशन आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक ना। इसका बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, है ना। तो अब मैं आपसे अच्छा डेट वगैरह मैं बता ही दूं। यहाँ पर जरा देखिए, डेट क्या है। ये शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, और ये चलेगा आपके 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लास्ट डेट है इसको फिल करने की, तो उससे पहले पहले आप इसे भर दें। और ये तो आपको पता चल गया होगा कि पहले क्या करना है। पहले तो क्रिएट एन अकाउंट करना है साहब, है ना। पहले क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। और ज़रा देखते हैं, तो ये देख लो भैया, ये पिक्चर देख रहे हो ना, ऐसी कोई जॉब लगेगी बढ़िया, राजा टाइप जियोगे बढ़िया मस्ती से, सबके टिकट काटोगे, बस मेरे को पहचान लेना कभी।
है ना, देख लेना थोड़ा सा, कहीं मैं आपको मिल जाऊँ तो थोड़ी बहुत टिकट विकेट, ये नहीं कि मेरे ही चालान मार दो। ठीक है, आइए तो अब धीरे धीरे बात करते हैं। ये है इनका पहला पन्ना, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन आया 20 सितंबर को, फॉर्म चालू हो गए 21 सितंबर से, भर सकते हैं 20 अक्टूबर तक। कोई अगर पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 21 से 22 रखी गई है ना, 22 तक आप पेमेंट कर सकते हो। और ध्यान से सुनो जरा, मोडिफिकेशन मान लो कोई गलती हो जाए, आपको इसमें भरना हो, तो ये डेट 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खुली हुई है। लेकिन एक बात ध्यान सुनिए, किस चीज़ को कभी बदला नहीं आ सकता। जो क्रिएट एन अकाउंट है उसमें जो भी डिटेल आपने फिल करी है उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने क्रिएट एन अकाउंट में, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई मोबाइल नंबर यहाँ पर अपलोड कर दिया, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने जो ईमेल आईडी इसमें डाल दी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स हो जाएंगे, है ना, ये फिक्स है, ये परमानेंट हो जाएंगे। आपने एक बार जो आरआरबी चूज कर लिया, आपको मालूम है ना, आरआरबी अजमेर, बिलासपुर, चंडीगढ़, भोपाल, ऐसे करके बहुत सारे आरआरबी हैं अलग अलग, आपको कोई एक ही आरआरबी के लिए करना है ना, आप सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना है ना, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म अलाउड है ना। पोस्ट की प्रेफरेंस मिल जाएगी इसी आरआरबी में, जितनी भी पोस्ट होंगी, जो भी, जैसे मान लो आपने आरआरबी भोपाल चुना, ठीक है ना, तो आरआरबी भोपाल में अब जितनी भी पोस्ट होंगी, जैसे 58 टोटल कुछ पोस्ट हैं इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए कह रहा हूँ आरआरबी की वो देखना बहुत ज़रूरी है कि कितनी कितनी पोस्ट रखी गई है। क्लियर है कहानी। अब आ जाएगी कौन कौन सी पोस्ट हैं, यहाँ पे देखिए जरा, पोस्ट के नाम देखिए। पहला आपको दिखेगा ये है कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, ये है टीसी साहब हमारे। ये हो गया हमारे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये जो टाइप करते रहते, ये टीसी साहब जिनसे आपका सामना होता है। और ये ट्रेन क्लर्क से भी आपका सामना हो सकता है। ठीक, ये हो गए टीसी टीसी ये टिकट क्लर्क है, ये ट्रेन क्लर्क है, तो दोनों थोड़ा सा फर्क होता है। ये आपको दिखेगा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है ना, ये अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। क्लियर है बात। तो आ जाइए अब यहाँ पर आप उनकी तनख्वाह देख सकते हैं। तो सेवन्थ पे सीपीसी के लेवल कितना है इसका, ये 3 का, ये 2 2 2 ऐसा करके। सबसे ज़्यादा जो तनख्वाह आपको दिख रही होगी वो कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की है, 21,700। ठीक, इनको जो मेडिकल स्टैंडर्ड लगेगा वो B2 का है। मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको कि B2 C2 है ना, और ये A3 का क्या मतलब होता है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। क्या है, ये एक मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो B2 यहाँ मतलब कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर के लिए B2 स्टैंडर्ड चलेगा, है ना। तो अब इन स्टैंडर्ड्स को कैसे समझा जाए कि इसके लिए हमारा शरीर कैसे, क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, वो मैं बताने वाला हूँ आपको थोड़ी देर में। और 18 से 30 की उम्र है, सॉरी मैंने कहीं पर 33 बता दिया आपको, शायद उसको अपन करेक्ट कर लेते हैं, है ना। 33 नहीं है ये, है ना, 33 वो ग्रेजुएट वाले में है, यहाँ पर 30 है। उम्र का बड़ा लोचा है। ठीक है, चलिए आ जाइए, चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो 18 से 30 आप देख सकते हैं नॉर्मल। वैसे सही बताया था यार एप्लीकेशन था यार, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए जरा, तो टोटल वैकेंसी आप देखोगे सबसे ज़्यादा टिकट कलेक्टर की है ना। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाएगा आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990, और 361 फिर आ जाएगा आपके अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब है ये, और ट्रेन क्लर्क आपका 72 है। ठीक है, इस तरह टोटल आपको जो पोस्ट मिलेंगी वो 3,445 है। क्लियर है कहानी। और रिजर्वेशन वाली ये सब बातें जो बता रहे हैं आपको, एक बात और इनने बता दी है, ऐसे कोई अगर बंदे हैं अपने, फॉर्म देखिए 20 अक्टूबर को बंद हो रहा है, तो आपकी जो डिग्री है या जो सॉरी जो भी आप कर रहे हो, फाइनल रिजल्ट जो भी है आपका, वो 20 अक्टूबर से पहले पहले आ जाना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, है ना। 20 अक्टूबर 2024 तो फाइनल रिजल्ट के लिए अगर अभी आप वेट कर रहे हैं तो आप नहीं अप्लाई करें, ये इनका कहना है ना। जिनका फाइनल रिजल्ट उनके पास नहीं है तो वो लोग इसे अप्लाई ना करें, ठीक है, या तो फिर आने दो। भैया एक मोबाइल नंबर और एक आपका जो है ईमेल आईडी बिल्कुल फिक्स कर लो, क्योंकि आपसे सारा कम्युनिकेशन ये मोबाइल नंबर से ही करेंगे, एसएमएस ही करेंगे। जैसे मान लो एडमिट कार्ड आ गया, अब एडमिट कार्ड आ गया है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये तो ये मेल करेंगे या एसएमएस करेंगे, इसलिए नंबर वही देना जो आपके मोबाइल में हो। कहीं ये नहीं कि मम्मी के मोबाइल में, पापा के मोबाइल में इधर उधर पड़ा है, नहीं, आपके मोबाइल में ही होनी चाहिए वो चीज़, और आप उसे रेगुलर विजिट करते रहे। क्लियर है ना। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ध्यान सुनो, कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी, एक ही आरआरबी के लिए आपको अप्लाई करना है ना। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आपने भरा तो आपको ये क्या करेंगे, ये रिजेक्शन कर देंगे, है ना, फिर आपकी फॉर्म वॉर्म सब रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। एक बार आपने आरआरबी चुन ली, वंस एक्सरसाइज्ड शैल बी फाइनल, अब उसको बदला नहीं जा सकता, ये मॉडिफिकेशन में नहीं आता, मैंने बताया ना।
ध्यान रखना क्या क्या चीज़ आप नहीं चेंज कर सकते। आपने जो आरआरबी चूज कर ली वो नहीं बदल सकते, ईमेल आईडी नहीं बदल सकते, मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते। वो चीज़ें हैं भैया, है ना, जिनको बदला नहीं जा सकता। थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पर आप, ठीक है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में अभी बताऊंगा आपको, ठीक। और सेंटर वेंटर कोई चेंज वेंज करने का यहाँ पर कुछ भी नियम नहीं होता, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, फॉर्म भरने से पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। जिन लोगों को ये पता है ना, तो अगर अकाउंट क्रिएट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है तो पहले आपको करना पड़ेगा, फिर इसमें डिटेल वगैरह सारी फिल करनी पड़ेंगी। करने ही क्या होता है उसमें, ये मेल प्रैक्टिसेस है, क्या क्या बैन है आइटम, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि कितने कितने क्या टेस्ट होने हैं। तो स्टेज ऑफ एग्जाम जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर। इनका कहना है कि हम 2 स्टेज पर आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे, यानी एक मतलब 2 सीबीटी होंगे, एक फर्स्ट स्टेज सीबीटी और सेकंड स्टेज सीबीटी। पहले जब आप फर्स्ट वाला क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद ही आप सेकंड वाले में जाएंगे, ठीक है ना। और ये सबको देने हैं, ये 2 सीबीटी सबको देने हैं। अब इसके बाद आता है कि आगे क्या होना है, तो अब वो डिपेंड करता है कि मैंने कौन सी पोस्ट चुनी है। तो अब जैसे सपोज करो, अगर मैंने पोस्ट चुन ली है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, या मैंने चुन ली है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, मतलब देख रहे हो दोनों में टाइपिस्ट आ रहा है। तो ये जब मेरे दोनों स्टेज के सीबीटी हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे देना पड़ेगा टाइपिंग स्किल टेस्ट। समझ गया मेरी बात, है ना। और फिर इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लियर है। अब सपोज करो मैंने अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट या जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इनके लिए अप्लाई नहीं किया था, मैंने अप्लाई किया था कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर क्लर्क के लिए या ट्रेन क्लर्क के लिए। मालूम है 4 पोस्ट हैं, ये 2 टाइपिस्ट वाली और ये 2 क्लर्क वाली। अगर आपने टाइपिस्ट वाली अप्लाई करी है तो 2 सीबीटी के बाद स्किल टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये क्लर्क वाली अप्लाई करी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देयर शेल बी, बस आपको 2 स्टेज के सीबीटी देने हैं और फिर आपको कोई टेस्ट नहीं देना, उसके बाद खत्म, आपको कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। फिर आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है। क्लर्क के लिए आपने अगर अप्लाई किया है ना, क्लर्क आपकी प्रेफरेंस है, आप उस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो फिर आपको कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं देनी है। लेकिन अगर आप वो टाइपिस्ट वाली जॉब भरते हैं तो 2 स्टेज के बाद आपको टाइपिंग भी देनी पड़ेगी। बढ़िया है। कॉल लेटर वगैरह आपको ये उससे ही बताएंगे, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये लिखा है कि कितने परसेंटेज बच्चे जो हैं आगे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये वो सारी बातें उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, जितने भी सीबीटी होंगे याद रखना निगेटिव मार्किंग है ना। फर्स्ट सीबीटी में भी है, सेकंड सीबीटी में भी है, और कितनी है 1/3 मार्क्स जो है वो कटेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर भी ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना। तो ये वही बता रहे बार बार कि भाई अगर किसी का, अच्छा देखिए, सारा नाम गांव जो भी आपको भरना है ना, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी आपकी मेट्रिकुलेशन एसएससी या हाई स्कूल यानी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही होनी चाहिए। स्पेलिंग वगैरह सब वहीं का होगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। अब आ जाओ प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट की, ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसा है कि जैसे मान लो मैंने बताया था ना, जो आरआरबी आपने चुनी उसमें जितनी पोस्ट है, मतलब आप चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये बता रहा हूँ, लेकिन एक ही आरआरबी के अंदर, तो वो प्रेफरेंस आप दे सकते हो, ठीक है ना। उसको छोड़ दो आप, वो परेशानी मत हो उसके लिए। और यहाँ पर ये ज़रूर बताया, ध्यान से देखना जरा। जो बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग अब फिर डिपेंड करती, और जब ट्रेनिंग में रहोगे तो सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा जो भी सेंटर देती है उसके हिसाब से। और फिर ये भी हो सकता है कि आपसे ये कुछ बॉन्ड वगैरह भरवा दें, देखो जरा ध्यान से, श्योरिटी या बॉन्ड भरवाएंगे जहाँ पर भी ज़रूरी होगा वहाँ पर। कब, जब आप ज्वाइनिंग कर रहे होंगे रेलवे में सिलेक्ट होने के बाद। क्लियर है कहानी। ये तो अच्छी चीज़ होती है, खैर, है ना। पोस्टिंग देखो भैया, रेलवे कहीं पर भी कर सकता है, तो इसमें कोई रिक्वेस्ट तो सुनेंगे भी नहीं कि ट्रांसफर वांसफर कर दो, कि यहाँ देखो जरा लिखा हुआ है, नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर टू अदर रेलवे, है ना, वुड बी रजिस्टर्ड टिल द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स कंप्लीट्स एटलीस्ट 5 to 10 सर्विस। जब तक 5 से 10 साल नहीं हो जाएंगे ना, तब तक कोई ट्रांसफर नहीं होने वाला है। तो आपको बहुत सोच समझ के अपना काम करना है। तो बस ठीक है भाई, इसमें तो और कुछ है नहीं खास, है ना। अब ये उनके लिए, जैसे मान लीजिए कि भाई जो SC ST हैं, उनको ये स्लीपर क्लास रेलवे पास का फ्री टिकट आप उपलब्ध कराते हैं। तो उसके लिए पहले उन्हें टिकट बुक करके यहाँ आना पड़ता है ना, जब वो पेपर देने आते तब की बात है। और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं करना, नहीं तो ये केस भी कर देंगे, जेल में डाल देंगे आपको। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था मैं आपको मेडिकल स्टैंडर्ड समझाऊंगा, ठीक है ना। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपने देखा था ना, वहाँ पर A3 B2 C2 ऐसे कुछ लिखा हुआ था, है ना, उस पोस्ट के सामने। तो अब जरा उसकी बात समझिए। जैसे ये देखिए, ये A3 है, तो यहाँ पर लिखा है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर लिखा है डिस्टेंट विजन इतना हो, है ना, और इतना हो, विद और विदाउट ग्लास इतना होना चाहिए, पावर ऑफ लेंस जो है वो
2 डायोप्टर से ज़्यादा ना होने पाए, नियर विजन आपका इतना कुछ होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास, है ना, एंड मस्ट टेस्ट फॉर कलर विजन, मतलब कलर वलर दिखते रहना चाहिए, है ना, बाइनोकुलर विजन भी ठीक होनी चाहिए, नाइट विजन अच्छी होनी चाहिए, मायोपिक विजन भी ठीक होनी चाहिए, है ना। अब ये B2 स्टैंडर्ड में देख लो क्या आता है, डिस्टेंट विजन इतना लिखा है, देखो यहाँ पर 6/9 था, यहाँ पर आप देखोगे 6/9 था विद और विदाउट ग्लास, यहाँ पर देखोगे आप 6/12 है विद और विदाउट ग्लास, ठीक है ना। और यहाँ पर बोला गया है 4 डायोप्टर से ज़्यादा का पावर आपका चश्मा ना लेता हो, ठीक है ना। और नियर विजन आप देख सकते हो कितनी है यहाँ पर, ये बिल्कुल पहले जैसी ही उतनी की उतनी है। अब यहाँ पर देखो जरा B2 स्टैंडर्ड में ये कहा गया है कि जब आप रीड करें, है ना, व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, जब पढ़ना हो या बहुत बारीक काम हो, एंड मस्ट पास टेस्ट, है ना, फॉर फील्ड ऑफ विजन, बाइनोकुलर विजन एटसेट्रा, तो आपको क्या है ना, आपको टेस्ट होगा आपका फील्ड ऑफ विजन का, तो उसको भी आपको पार करना पड़ता है। तो याद रखना जिस भी पोस्ट के सामने B2 लिखा है मतलब ये सब चीज़ें होने वाली हैं, A3 लिखा है मतलब ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, तो देखो यहाँ पर तो A3 वाले में तो कलर विजन भी पास करना पड़ेगा, मतलब आपको कलर दिखाएंगे ये कौन सा है दूर से, आपको बाइनोकुलर विजन भी पास करना, बाइनोकुलर देख करके फिर कलर दिखाएंगे, फिर आपको रात में भी कलर दिखाएंगे, और फिर आपको मायोपिक विजन भी कर देखना है। तो इतने सारे टेस्ट आपको पास करने पड़ेंगे ऐसी पोस्ट के लिए जिसमें A3 लिखा हुआ है, समझ गए ना। जिसमें B2 लिखा उसमें सिर्फ आपको बाइनोकुलर विजन देना है। अब C2 की बात कर लो जरा, तो डिस्टेंट विजन देखो यहाँ पे जरा 6/12 है ना, और नील विद और विदाउट ग्लास, इसमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया उन्होंने, नियर विजन इतनी। अब देखो जरा ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जहां पर ग्लास, तो यहाँ पर टेस्ट तो नहीं है इसमें, ठीक। अब और समझो, ये जो आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड जिस भी पोस्ट के सामने लिखा है उसमें क्या है ना, किसी भी प्रकार की सर्जरी, चाहे वो लसिक सर्जरी क्यों ना हो, लसिक आपने देखा होगा लोग आंखों की लसिक सर्जरी करवाते हैं इन सरकारी नौकरियों में आने के लिए। तो मेरी बात ध्यान सुन लें, ऐसे लोग सर्जरी कराने से पहले या आपने करा ली तो आपको ये बहुत जरूरी सूचना आपको ध्यान से सुनना है। ऐसी पोस्ट जिसमें A3 स्टैंडर्ड मांगा जाएगा उसमें किसी भी प्रकार की सर्जरी एलिजिबल नहीं है, देखो साफ लिखा है नॉट एलिजिबल। सिर्फ लस्सी की नहीं, कोई भी सर्जरी, देखो एनी अदर सर्जरी, है ना, आपने अगर कोई भी कराई है अपनी एरर को सही करने के लिए आंखों के, है ना, लसिक के अलावा और भी बहुत सारी सर्जरी होती है, आप वो पोस्ट नहीं भर पाएंगे जो A3 कहता है। तो अब A3 कौन सी पोस्ट के लिए है, तो आप देखोगे ट्रेन क्लर्क के लिए, ट्रेन क्लर्क के आगे आप जाके देखना, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ पर A3 मांगा गया है। तो TC या ये सब भरने के से आप फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो ऐसी कोई पोस्ट है जिसमें आपको B2 और C2 मांग रहे हैं, है ना, B2 और C2, तो वहां पर हर प्रकार की सर्जरी चल जाएगी, देखो आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, कौन सी, लसिक भी चल जाएगी और अदर कोई सर्जरी वो भी चल जाएगी, समझ गए आप मेरी बात, ठीक है ना। तो याद रखना A3 जैसे ट्रेन क्लर्क, है ना, अब जिनके सामने B2 C2 है तो उनमें सर्जरी चल जाती है, A3 में सर्जरी नहीं चलती है, ठीक। और क्या बताया मैंने, A3 में आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, तो ट्रेन क्लर्क के लिए आपको इतने सारे ये विजन टेस्ट देने पड़ेंगे, और B2 में आपको सिर्फ बाइनोकुलर देना पड़ेगा, और C2 में तो कोई भी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्लियर है। तो अब आओ मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी पोस्ट के सामने आपने A3 A2 ये सब देखा था, है ना, ये यहीं कहीं था, आपको मैं शो कर देता हूँ, अब आपको दिख जाएगा, ये दिख रहा है A3, देखो जरा ट्रेन क्लर्क, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे टेस्ट देने हैं, आप अभी अभी पढ़ा था, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। और जो ये दिख रहा है B2 वाले, B2 C2 वाले में ये इतनी जितनी पोस्ट है ना, इसमें अगर आपने कोई प्रकार की सर्जरी करवाई है तो वो चल जाएगी, मतलब कमर्शियल में भी सर्जरी चल जाती है ना, लसिक वाली अकाउंट क्लर्क कम में भी चल जाएगी अगर सर्जरी हुई है तो, मतलब ये 3 पोस्ट भर सकते हैं जिनकी सर्जरी हुई है, लेकिन जिनकी सर्जरी हुई है ये ट्रेन क्लर्क वाला पोस्ट नहीं भर पाएंगे वो, ये इसका मतलब था, ठीक। और तो बाकी आपने समझ ही लिया होगा मेरे से, तो मैंने आपको थोड़ा सा मेडिकल भी समझाने की कोशिश करी है, ज़्यादा होगा ना तो एक वीडियो अलग से बना दूंगा, इनके पास एक पूरा PDF है मेडिकल के लिए, तो अगर किसी को जानना हो तो कमेंट कर देगा वो मुझे, तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो क्या करेंगे जबरन बना करके इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये पूरा है, मैं सार तो आपको समझा ही देता हूँ वैसे भी। अब फिर भी मान लो कोई कसर रह जाए तो आप यहाँ देखो जरा, डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड शैल अप्लाई टू, अब जो एक्स सर्विसमैन है ना, उनके लिए भी ऐसा है कि आप इस लिंक पे क्लिक कर लो, आप खुद ही देख लोगे क्या क्या है, समझिए। अब ये देखो, ये जैसे क्लिक करोगे ना अपने आप ये एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक। और जो हमारे दिव्यांग जन है उनके लिए सारी डिटेल इस लिंक पर दी हुई है, ये जो नीचे वाली लिंक है, तो एक्स सर्विसमैन ये वाली लिंक पर क्लिक करेंगे और दिव्यांगजन इस वाली लिंक पर क्लिक करके सब कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। नेशनैलिटी वगैरह आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाइए एज लिमिट की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब देखो एज ग्रुप तो 18 से 33 वाले इसमें चलेंगे। क्या है ना, कोई भी प्रकार का अगर आपको समस्या आ रही कि मैं कैसे पता करूं कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं है, अब वो सारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर इस कॉलम में आपको अपर लिमिट मिलेगी और इसमें आपको मिलेगी लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, है ना। इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखो जरा, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बताया गया है 2 जनवरी 1992। कितना? 2 जनवरी 1992। समझ गए? इसका मतलब ये है कि अगर इससे पहले की आपकी डेट है, मान लो आप 1 जनवरी 1992 में पैदा हुए, तो आप एलिजिबल नहीं है। आप 2 जनवरी को पैदा हुए, आप एलिजिबल हैं। अब सर कहाँ तक और ये डेट जाएगी, ये ज़्यादा आसान होता है समझना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो सबके लिए लास्ट डेट यानी कि लिमिट जो है वो यही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद किसी की भी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, SC ST PWD कोई भी हो, है ना, किसी की भी इसके बाद नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो 2 जनवरी 2007 को अगर पैदा हुआ है, वो सारे नॉट एलिजिबल है। ठीक है ना, आप इसी दिन पैदा हुए हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद पैदा हो गया, आप एलिजिबल नहीं, ध्यान रखना। तो आपको डेट ऑफ बर्थ से बड़ी आसानी हो जाएगी। तो जनरल वाले 2 जनवरी, अब मान लो कोई बोले कि मेरी 30 नवंबर 1992 है, तो आप एलिजिबल हो भाई, आप भर सकते हो उसको, सीधी सी बात है, अगर आप जनरल के हो तो। अब ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वालों को क्या है कि 3 साल की छूट मिलती है, तो इसमें 3 साल और उधर कर दो, पीछे कर दो इसको डेट ऑफ बर्थ, देखो आ गया 2 जनवरी 1989। अगर SC ST तो 5 साल की छूट मिलती है, तो अब वो 5 साल और पीछे चले जाएगा, देखो जरा 2 जनवरी 1987। यानी अब आप ध्यान रखना, अपनी अपनी कैटेगरी में जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी है, इसके पहले की डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होनी चाहिए, इसके पहले की नहीं होनी चाहिए। SC ST के लिए 2 जनवरी 1987 के पहले का नहीं होना चाहिए। OBC NCL के लिए 2 जनवरी 1989 के पहले का नहीं होना चाहिए। और 1 जनवरी 2007 के बाद का तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। क्या क्लियर है दोस्तों? है ना, 1 मिनट में देखो जरा, बैटरी लो हो रही है, पर ठीक है, अपन इसको जल्दी से क्लोज कर लेते हैं अब जल्दी। तो ये छूट वगैरह है, आप देख सकते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, है ना, और ये कितनी कितनी छूट मिलती है, ये कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है ना। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता उस केस में जब आप SC ST या OBC NCL वाले अनरिजर्व की सीट के लिए अप्लाई करते हैं तब। ठीक है ना। और एक बात मैं बता दूं आपको, ये फीस वगैरह मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, अच्छा, जो फीस की छूट है ना, वो माइनॉरिटीज़ को ही मिलती है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी इसमें आते हैं। EBC वो होते हैं जो आपके क्या कहते हैं, अरे ये तो बता तो चुका हूँ, EBC कितनी बार सुनोगे यार। ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग लगभग बता दी हैं, है ना। अब इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा खास, आप चिंता मत करिए, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। ये फिर डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना। स्क्राइब की सुविधा हाँ दिव्यांगजनों को मिलती है। उसमें ये रहता है कि स्क्राइब एक ऐसा बंदा होता है, उसकी जानकारी आपको फॉर्म में पहले देनी पड़ेगी दिव्यांगजनों को। तो आपको ये रेलवे भी प्रोवाइड करा सकता है, आप खुद भी लेकर के आ सकते हो। तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी। स्क्राइब के लिए अलग से एडमिट कार्ड आता है। स्क्राइब वाला वो बंदा होना चाहिए जो एक तो ये एग्जाम ना दे रहा हो, पहला। दूसरा, एक स्क्राइब किसी और का स्क्राइब उसी समय नहीं हो सकता, 20 मिनट आपको हमेशा एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। ये सारी बातें हो गई। अब आइए मैं बता दूं आपको सीधे सीधे एग्जाम के बारे में। और जो सर्विस, कोई अगर ऐसा है बंदा है जो कहीं पे पहले से काम कर रहे हैं, तो मतलब कहीं एम्प्लॉय, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अब रिक्रूटमेंट की मैं बात कर दूं आपसे, देखिए जरा ध्यान से। फर्स्ट स्टेज CBT जो है 90 मिनट का होगा। उसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, 100 नंबर का है ये। ठीक है ना। ये 1/3 मार्क कटेंगे, ध्यान रखना है इस बात को। ये क्वालिफाइंग नेचर का है ना, ध्यान रखना है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका आपके मेरिट लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो लोग फर्स्ट स्टेज की CBT पार कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, वो सेकंड स्टेज CBT में जाएंगे, ये मेरिट लिस्ट में काम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। सेकंड स्टेज CBT वो मेरिट लिस्ट में आता है। तो सिलेबस वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैथ्स, इंटेलिजेंस क्या ये सब आता है, तो रोक करके मैं PDF शेयर कर रहा हूँ वैसे भी। अब जो लोग CBT निकाल लेंगे, फिर डिपेंड करता है कि आपने टाइपिस्ट वाली जॉब भरी है तो 2 टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो अब देखो जरा, सेकंड स्टेज CBT भी 90 मिनट का है। 120 क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो गया इसमें, पहले 100 थे, अब 120 हो गए। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन मैथ्स के और 35 जनरल इंटेलिजेंस के, तो आपको देख ही सकते हो यहाँ पर, है ना। सिलेबस यहाँ पे दिया है, 1/3 मार्क कटेंगे अगर आपने गलत आंसर टिक किया तो। ठीक। अब फिर मैंने बताया ना, इसके बाद टाइपिंग का टेस्ट उनका जिनको टाइपिंग का है, और अगर आपने क्लर्क वाली जॉब भरी तो कुछ भी नहीं होना आपका, खत्म हो गया ये, है ना। मैंने बता दिया। अच्छा, ये याद रखना, जो हिंदी की टाइपिंग है वो कृतिदेव फॉन्ट में या मंगलम में हो सकती है ना, वो भी इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है ना। और ये सब मैंने आपको बता दिया है, कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म आपको भरना है, पता ही है आपको।
ठीक है। और फोटो वगैरह देखिए, फोटो आपकी सिग्नेचर जब आप अपलोड करें, वैसे तो बाहर से भर वाले ज़्यादा अच्छा है, साइज़ उसका 30 से 70 KB के बीच का होना चाहिए सिग्नेचर और फोटो का। सर्टिफिकेट SC ST वाले या जो भी लोग अपलोड कर रहे हो 500 KB का हो, PDF फॉर्म में हो, ठीक है ना, ये सब लिखा रहता है इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं है। क्लियर है दोस्तों, है ना। और बस ठीक है, ये फॉर्म यहीं पर आपका जो है समाप्त होता है। पेमेंट डिटेल के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको फॉर्म में सारी बैंक डिटेल्स भर देनी है, ठीक है। अब इसको भी जाने दीजिए, है ना। ये क्रिएट एन अकाउंट, वो सब वो मैं जो आपको बता चुका हूँ ना, ये कई बार लिखते हैं उस बात को, ताकि ये सबको पता रहे कि क्या क्या बोला गया था। और ये वो RRB हैं जो आपको अप्लाई करनी है, कोई भी एक RRB के लिए अप्लाई करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आ जाएंगे आपके SC ST के, है ना, सबके हैं इसमें, OBC EWS EBC दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट दिए हुए हैं ये, ठीक है। इसको भी बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। फॉर्म तो कुछ मैंने बताया ना, पूरा ही देख लिया आपने, कुछ इसमें ज़्यादा खास बचता नहीं है। और यहाँ से भी चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। अब आ गया ये, है ना। ये जैसे मान लो RRB अहमदाबाद है, ये दिख रहा है आपको। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी टेस्ट आपने देख लिया कि भाई वैकेंसी कितनी है। जैसे मान लो मैं जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का देखना है, तो इसमें 2 जोन यहाँ पे दिख रहे हैं, एक वेस्टर्न रेलवे और ये NAIR दिख रहा है। तो वेस्टर्न रेलवे में जनरल के लिए 23 पोस्ट है। ऐसे करके देखते जाओ आप, है ना, कि किस में कितनी है, तो फिर आप प्रेफरेंस दे पाओगे। क्लियर का नहीं। ट्रेन क्लर्क का देख लो आप, यहाँ पे सिर्फ WR में जनरल के लिए 4 पोस्ट है। फिर हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा, है ना। ये EWS के लिए, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर स्टॉक कॉलम में है, यहाँ से यहाँ तक पूरा दिव्यांगजनों के लिए है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको काम करना है दोस्तों, समझ गए। ऐसे ही अजमेर का आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर जरा, यहाँ पर एक मतलब ट्रेन क्लर्क की पोस्ट ही नहीं है अजमेर में, दिख रहा है आपको, सिर्फ 2 ही है यहाँ पर ये। और ये देखो जरा, यहाँ पर भी ट्रेन क्लर्क की पोस्ट नहीं है, किसमें, RRB बेंगलुरु में भी। कोई एक RRB कोई भी चुन सकते हो। भोपाल में देखोगे ट्रेन क्लर्क है ना। टोटल कितनी पोस्ट है, WCR में 4 पोस्ट है जनरल के लिए, बाकी सब आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना। ट्रेन कमर्शियल टिकट क्लर्क के लिए आप देखोगे 7 पोस्ट है WCR में। और टाइपिस्ट के लिए WCR WR दोनों में है, जनरल के लिए 13 और 6 है। बाकी हर कैटेगरी अपने हिसाब से इसे देख सकती है, समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने ग्रेजुएट वाला भी NTPC का वीडियो डाल दिया है, यूट्यूब चैनल पर पड़ा है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। सुना आपने मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में।